करेंगे द इंटेंशनल फैलेसी की। द इंटेंशनल फैलेसी, फैलेसी के माने आते हैं एरर और इंटेंशनल माने जानबूझकर। यानी कई बार जब हम जानबूझकर कोई गलती कर देते हैं तो उस समय वो द इंटेंशनल फैलेसी कहलाती है। इंटेंशनल फैलेसी का मतलब यहां पर यह है कि कई बार जब हम अपने माइंड से जानबूझकर कोई गलती करते हैं, कोई एरर करते हैं, तो उस समय वो इंटेंशनल फैलेसी कहलाती है। इसको 1954 में एक ऐसे लिखा गया द वर्बल आइकन, उसमें द इंटेंशनल फैलेसी को लिखा गया था। ये ऐसे आया था 1954 में और विंसेंट एंड बियर्डस्ले ने इसको लिखा था। यहाँ पर आप इनके नाम देख सकते हैं कि विंसेंट एंड बियर्डस्ले, कि इन्होंने 1954 में एक ऐसे लिखा द वर्बल आइकन और उस ऐसे में इन्होंने द इंटेंशनल फैलेसी नामक एक टर्म को इजाद किया, जिसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर हम किसी पोयम की फुल मीनिंग समझना चाहें तो सबसे पहले किसी को भी जितनी भी इंटेंशंस हैं उसके वर्क के ऑथर की, तो हमें उन्हें क्या कर देना चाहिए, मस्ट ले असाइड, कि उन्हें हमें एक तरफ रख देना चाहिए। क्यों? उसकी फुल मीनिंग समझने के लिए। एंड कंसंट्रेट ऑन टेक्स्ट इटसेल्फ, और हमें केवल उस टेक्स्ट पर कंसंट्रेट करना चाहिए। इन दो लाइन का मतलब क्या ये है कि हमें किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए, उसके फुल मीनिंग को समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि उस टेक्स्ट की लैंग्वेज क्या है, उसके इंटरनल फीचर्स क्या हैं, उसके मेटाफर्स क्या है, उसकी सिमिली क्या है, उसके इमेजेस क्या हैं, उसके अंदर क्या एम्बिग्युइटीज हैं। इन सब चीजों पर हमें ध्यान देना होगा और उसके ऑथर की जो इंटेंशंस है हमें उसको क्या करना होगा, असाइड, हमें उसको छोड़ देना है। यानी ऑथर ने वर्क क्यों लिखा है, उस समय का क्या, उस समय की कंडीशंस कैसी रही थी, वो समय कौन सा था, रोमांटिक एज था, विक्टोरियन एज था, या वो चौसर का दौर था, कौन सा वो दौर था, या किस को बैकग्राउंड में रखकर हमारे ऑथर ने उस पोयम को या उस पीस ऑफ आर्ट को लिखा है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, हमें केवल उस वर्क पर ध्यान देना है जो भी हमारे आंखों के सामने है। ये कह रहे हैं अ पोयम इज नॉट अ क्रिटिक्स, कि पोयम ना तो किसी क्रिटिक की होती है और ना ही किसी ऑथर की। जब तक एक ऑथर किसी पोयम को लिखता है तब तक वो उस ऑथर की पोयम कहलाती है, लेकिन जब ऑथर उस पोयम को लिखकर पूरी कर लेता है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। यानी फिर वो पब्लिक की है कि वो उसको जैसा चाहे उसको पढ़ ले और उससे जो चीज चाहे वो ले सकता है। और एक क्रिटिक को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी पोएम को क्रिटिसाइज करें तो उसके ऑथर को माइंड में रखकर कभी भी उसको हम क्रिटिसाइज ना करें। कह रहे हैं डोंट कंसर्न अबाउट ऑथर्स इंटेंशन बिहाइंड अ टेक्स्ट, कि किसी टेक्स्ट को लिखते समय उस टेक्स्ट के पीछे ऑथर की क्या इंटेंशन थी, डोंट कंसर्न, हमें कभी भी इस बात को कंसर्न नहीं करना चाहिए, इस बात को नहीं समझना चाहिए कि किसी वर्क को लिखने के पीछे उस ऑथर की क्या सोच थी, उसके क्या ख्यालात थे एक वर्क को लिखने के पीछे, किसी टेक्स्ट को लिखते समय। इन सब चीजों को हमें एक साइड कर देनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल हमारे पास सलमान खान है और हम उसकी मूवी देखें, तो मूवी देखने से पहले कुछ लोग बोल देंगे कि क्योंकि सलमान खान की पिछली काफी मूवी हिट रही हैं और काफी उसमें अच्छी मूवियां दी हैं, तो कोई ये ना सोच ले कि सलमान खान की मूवी तो चलो अच्छी ही होगी, ऐसा ना होना चाहिए। विराट कोहली खेल रहे हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, कोई ये ना सोच ले कि विराट कोहली चूंकि अच्छा खेलते हैं तो वो आज भी अच्छा खेलेंगे, तो इस तरह नहीं सोचना चाहिए। जो विराट कोहली आज खेल रहे हैं हमें उस आज की पारी पर ध्यान रखना है, बस पिछला उसने क्या किया है उस समय कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि विराट कोहली की आज की पारी देखी नहीं हमने और बोल दिया कि भाई चूंकि अच्छा खिलाड़ी हमेशा अच्छा ही खेलता है,
तो वो आज भी अच्छा ही खेलेगा। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इंटेंशनल फैलेसी, यानी जानबूझकर गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर एक अच्छे राइटर हैं, एक अच्छे ड्रामेटिस्ट रहे हैं। अगर कोई इंसान उनके 2 वर्क पढ़ ले, 4 वर्क पढ़ ले, उसको 4 अच्छे लगे, लेकिन अगर वो 5वां पढ़ रहा है तो उसको उसी ध्यान से पढ़ना होगा जिस ध्यान से उसने पहला वर्क पढ़ा है। ये नहीं सोचना चाहिए कि 4 चूंकि अच्छे थे तो इसका 5वां भी अच्छा होगा, ये हमें कभी भी नहीं करना। यहाँ पर आप एक पेंटिंग से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक पेंटिंग है, आप सभी जानते हैं इसको, ये मोनालिसा की पेंटिंग है, जिसको किसने बनाई थी, लियोनार्डो दा विंसी ने। कि लियोनार्डो दा विंसी ने एक पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा की। अब लियोनार्डो दा विंसी ने जब इस पेंटिंग को बनाया था, इसके पीछे उनकी क्या सोच थी, क्यों उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था, क्या बताना चाह रहे हैं इस पेंटिंग के माध्यम से, इसको हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये एक पेंटिंग हमारे सामने और हमें केवल इस पेंटिंग को देखकर ही इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना होगा। कह रहे हैं कि मोनालिसा को बनाते समय विंसी का क्या इंटेंशन रहा होगा, इस पेंटिंग को बनाते समय हमें इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि ऑथर को भूल जाओ कि उसके माइंड में क्या चल रहा था जब वो किसी वर्क को लिख रहा था, तो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा उस समय, हमें हर चीज को भूल जाना है। तो इस पेंटिंग को देखकर कह रहे हैं कि सम से ही इंटेंडेड टू कैप्चर हर स्माइल, के कुछ लोग तो ये कहेंगे कि उन्होंने उस पेंटिंग में जो मोनालिसा है उसकी जो स्माइल है उसको कैप्चर करने की कोशिश की है, यानी इस पेंटिंग के अंदर उन्होंने इसकी स्माइल को, इसकी मुस्कान को कैप्चर करने की कोशिश की। तो कुछ लोग तो ऐसा बोलेंगे। कहा है कि सम से ही इंटेंडेड टू कैप्चर हर कीपिंग का सीक्रेट, कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि उन्होंने उसके अंदर एक राज रखने की कोशिश की है, एक राज है, एक रहस्य है जो कि मोनालिसा के अंदर दिखाया जा रहा है और उस राज को आज भी नहीं खोजा जा सका। कह रहे हैं अदर से दैट कैप्चर अ वुमन सोल, के ही कि उन्होंने एक औरत की जो आत्मा है उसको इसमें दिखाने की कोशिश की है। तो 3 बातें हो गई कि जब इस पेंटिंग को देखा जाएगा, लोग इसको देखेंगे तो कोई कहेगा कि राइटर ने यानी लियोनार्डो दा विंसी ने इस पेंटिंग को बनाते समय एक औरत की स्माइल को ध्यान में रखा होगा तो उसने ये बनाई है। दूसरे लोग कहेंगे कि उन्होंने कोई राज है, कोई सीक्रेट है जो दिमाग में रखकर इसको बनाया है। तीसरा कहेगा कि कोई औरत की आत्मा होगी, कोई सोल होगी जिसको रखकर इस पेंटिंग को बनाया गया है। तो ये अगर हम ऐसा सोचकर इस पेंटिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये गलत होगा। ये कैसा होगा, इंटेंशनल फैलेसी, यानी ये बिल्कुल एक सोच समझकर हम गलती कर रहे हैं। हमें पेंटिंग को देखना है और पेंटिंग को देखकर हमें जज करना है। हमें नहीं पता कि उसने क्या सोचा होगा, क्यों बनाया है, क्या वजह रही होगी, इन चीजों पर गौर नहीं करना है। हमें पेंटिंग को देखना है, अच्छी लग रही है तो सही है, नहीं लग रही है तो भी सही है। ये कुछ लाइन्स हैं जो कि विमसेट एंड बियर्ड्सले ने लिखे हैं। विमसेट एंड बियर्ड्सले ने, जो कि ये जो टर्म है इंटेंशनल फैलेसी और दूसरे टर्म अफेक्टिव फैलेसी, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ये दोनों टर्म विमसेट एंड बियर्ड्सले ने लिखे थे। उन्होंने कहा है द डिजाइन और इंटेंशन ऑफ द ऑथर इज नाइदर अवेलेबल नॉर डिजायरेबल एज ए स्टैंडर्ड फॉर जजिंग द सक्सेस ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेरी आर्ट। ये कह रहे हैं कि ना डिजाइन और इंटेंशन, किसी ऑथर की जो इंटेंशन होती है ना तो वो अवेलेबल होनी चाहिए और ना ही उसकी कोई जरूरत है किसी भी वर्क की सक्सेस को जज करने के लिए। यानी अगर हम कोई अच्छा वर्क है और हम जानते हैं या जानना चाह रहे हैं कि उसकी कितनी कामयाबी है, उसकी कामयाबी को जज करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऑथर अवेलेबल होना चाहिए या ऑथर ने क्या डिजायर की है, क्या उसने सोचा है, क्या उसकी इंटेंशन रही है, क्यों, कैसे, किस तरह से उसने डिजाइन किया है। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने वर्क को लेना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसके इंटरनल फीचर्स पर ध्यान देना है। दूसरी लाइन में कहा है विमसेट एंड बियर्ड्सले, इनके पूरे नाम है W.K. विमसेट एंड Monroe C. Beardsley argue that the success of a poem referring to any literary
वर्क ऑफ आर्ट नॉट जस्ट पोएट्री डिपेंड्स ऑन द रियलाइजेशन ऑफ मीनिंग। ये कह रहे हैं कि किसी भी पोएम की जो कामयाबी होती है, या किसी भी लिटरेरी वर्क की जो कामयाबी होती है, वो केवल रियलाइजेशन ऑफ मीनिंग, वो केवल उसके मीनिंग पर डिपेंड करती है। अगर उसके मीनिंग अच्छे निकल रहे हैं, वो वाकई अच्छी है, उसका मतलब अच्छा है, उसकी लैंग्वेज अच्छी है, उसका स्टाइल अच्छा है, उसके अंदर जो लैंग्वेज का यूज किया गया है वो किस तरह की लैंग्वेज है, इन सब बारीक चीजों पर वाकई अगर अच्छे से काम किया गया है तो वो अच्छा है, वो एक कामयाब वर्क है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कामयाब वर्क नहीं है। इट सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन ऑथर्स इंटेंशन, कि किसी भी काम की जो कामयाबी है, किसी भी वर्क की जो सक्सेस है, वो ऑथर की इंटेंशन पर डिपेंड नहीं करती कि उसने क्या सोचकर उसको लिखा है। ठीक है, आगे कहा है कि अ वर्क ऑफ आर्ट शुड बी अ वर्क ऑफ आर्ट, कि एक जो किसी भी आर्ट का कोई वर्क है, एक इंसान पेंटिंग बना रहा है, एक इंसान ड्राइंग बना रहा है, एक इंसान कुछ लिख रहा है, तो ये कह रहे हैं शुड बी अ वर्क ऑफ आर्ट, कि उसको वही वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसमें कुछ और ढूंढने लगे। हमारे सामने एक पेंटिंग है तो हम केवल उसको पेंटिंग के रूप में ही जज करें, हमारे सामने कोई पोइट्री है तो उसको पोइट्री के रूप में ही हम जज करें। तो ये कह रहे हैं अ वर्क ऑफ आर्ट, कि एक आर्ट का वर्क एक आर्ट का वर्क ही होना चाहिए, और शुड बी जज्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ मीनिंग, और हमें उसके मीनिंग के हिसाब से ही उसको जज भी करना चाहिए। उसकी मीनिंग निकाल कर हमें रियलाइज करना है और उसको जज करना है। वी मूव्ड अवे फ्रॉम दिस आइडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म, और ये कह रहे हैं वी मूव्ड अवे फ्रॉम दिस आइडिया, कि हमें इस आइडिया से क्या करना है, क्या कर गए, वी मूव्ड अवे, हम इस आइडिया को हमने मूव कर दिया, इसको छोड़ दिया रोमांटिसिज्म के समय में। क्यों हुआ था ऐसा? विच बिलीव द ऑथर वाज सम जीनियस, क्योंकि रोमांटिसिज्म में, रोमांटिक जो एरा था उसमें ये माना गया है कि एक ऑथर क्या है, सम जीनियस, कि एक ऑथर जीनियस है, एक ऑथर काफी समझदार इंसान है, वो नीडेड टू बी अंडरस्टूड इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द वर्क ऑफ आर्ट। और सबसे पहले अगर हमें किसी जो है किसी के वर्क को पढ़ना है, उसको समझना है, तो सबसे पहले ऑथर को पढ़ो, उसको समझो, और उसके, क्योंकि एक ऑथर जीनियस है, एक ऑथर काफी समझदार है, तो अगर हम ऑथर को समझ लेंगे तो उसके वर्क को भी समझ लेंगे। ऐसा सोचा और समझा गया था रोमांटिसिज्म में, है ना। जो रोमांटिक एज है उसमें ये माना गया था कि पहले ऑथर को पढ़ो, पोएट को पढ़ो, उसके बाद में उसकी पोएम या पोएट्री को पढ़ो। और ऐसा करने इसलिए जरूरी था कि वो नीडेड टू बी अंडरस्टूड, के सबसे पहले ऑथर को समझना चाहिए इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द वर्क ऑफ आर्ट, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। आप वही इसका मतलब जो हम बता रहे हैं बार बार, कि एक जो हमारे पास जो वर्क है, जो भी टेक्स्ट है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, कि सबसे पहले ड्राइंग या पेंटिंग या पोएट्री बाद में देखना, सबसे पहले उसके आप उसके पोएट को देखें, या उसके पेंटर को देखें, या उसके जो आर्टिस्ट हैं उनको समझना होगा। वो नीडेड टू बी अंडरस्टूड, यानी इनको समझना होगा। इट क्रिएटेड अ फिक्सेशन ऑन द आइडिया ऑफ द ऑथर, ये कह रहे हैं इट क्रिएटेड अ फिक्सेशन ऑन द आइडिया द ऑथर, और ये कह रहे हैं कि यहीं से एक आइडिया क्रिएट हो गया था, और वो आइडिया था ऑथर का, कि रोमांटिसिज्म में एक नया आइडिया क्रिएट किया गया, और वो आइडिया था हमारा ऑथर। यानी सबसे पहले ऑथर को समझो और उसके बाद में ही आप उसके वर्क को समझें। जज ऑन द रियलाइजेशन ऑफ मीनिंग, ये कह रहे हैं, और फिर ये है कि पहले आप ऑथर को समझो और फिर उसकी जो मीनिंग की रियलाइजेशन है, जो उसका मीनिंग है, फिर आप बाद में उसको समझो। ये तरीका बनाया गया था रोमांटिक एज में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा प्रयास हमारा अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।